नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात करेंगे उन गैंग्स और गैंगस्टर्स की जिनके आतंक से गठजोड़ पर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के साथ ही पंजाब, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में विदेशों में बैठकर आतंकवादियों के साथ काम करने वाले गैंगस्टर्स पर अब एक व्यापक ऑपरेशन उनके खिलाफ चलाया जा रहा है। उसके बाद ये तय है कि गैंग और गैंगस्टर्स के जो फिनिश गेम है वो अब स्टार्ट हो गया है। अंत की शुरुआत कहा जा रहा है इस ऑपरेशन को। लोकतंत्र में उसके बाद बात करेंगे बंगाल की, जहां पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की सियासी लड़ाई जबरदस्त मोड़ पर है। कोलकाता में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं और बंगाल पुलिस के बीच में झड़पें हुई। उसके बाद हिंसक बवाल हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आगजनी के आरोप लगे, पत्थरबाजी के आरोप लगे, तो पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लोकतंत्र में हम इसमें भी बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सवाल उठाए जा रहे हैं खर्च पर, और सवाल उठा कौन रहा है? देश की सबसे अमीर पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। फिर हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे अजरबैजान और आर्मेनिया की। दोनों देशों के बीच में फिर से युद्ध का अलार्म बज गया है। चलिए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र में उन गैंग और गैंगस्टर्स के बारे में बात करते हैं जिनके आतंकवादियों से गठजोड़ है, जिन्हें लेकर जांच एजेंसियां अब तक बड़े एक्शन की तैयारी कर रही हैं। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद जेल में बंद विदेश में बैठे हुए गैंगस्टर्स के कनेक्शन को लेकर लगातार पड़ताल चल रही है। अब पता चला है कि इन गैंगस्टर्स का न सिर्फ आतंकवादियों से कनेक्शन है, बल्कि इसी आड़ में ड्रग्स रैकेट का खेल भी बढ़ता जा रहा है, खासतौर से पंजाब में। ऐसे ही तमाम इनपुट के आधार पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश के कई राज्यों में गैंगस्टर्स के घरों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के क्या मायने हैं और जांच एजेंसियां अब गैंग और गैंगस्टर्स पर क्या क्या जानकारी जुटा पाई हैं, इस रिपोर्ट में। सिद्धू मूसेवाला की हत्या गैंग और गैंगस्टर के गठजोड़ पर हर दिन भारी पड़ रहा है। मूसेवाला की मौत की जांच जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अपराध के औजार पकड़ने वालों की उलटी गिनती उतनी ही तेजी से शुरू हो रही है। जेल में बंद गैंगस्टर विदेशों में रह रहे गैंगस्टर के साथ मिलकर पूरे उत्तर भारत में जुर्म और जख्म बढ़ाने का खेल खेलने की कोशिश में है। ऊपर से गैंगस्टर का आतंक कनेक्शन, साथ में ड्रग तस्करों के साथ मेल जोल, इतने सारे इनपुट के बाद अब एनआईए चुन चुन कर गैंगस्टरों को टारगेट कर रही है। बंदूक के बल पर धाक जमाना, हुक्म करना, अपराध बढ़ाना किसी तय वक्त तक ही चल सकता है। अब दहशत के माहौल बनाने वालों के खिलाफ एनआईए अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। इस वक्त हम दिल्ली के जो नीरज बवानिया गैंग है उसके घर पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से बाहर दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो मुस्तैद हैं, अंदर एनआईए की टीम मौजूद है। लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। गगन नाम के एक शख्स का घर बताया जा रहा है, और ये जो गगन है ये लक्की पटियाल जो कि गैंगस्टर है, बम्बिया गिरोह से ताल्लुक रखता है, उसके घर पे भी सुबह रेड हुई थी। उसी का ये करीबी बताया जा रहा है। गैंगस्टरों के 60 ठिकानों पर बड़ी छापेमारी हुई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ये छापेमारी की गई। दिल्ली एनसीआर में भी कई जगहों पर छापेमारी हुई। एनआईए ने जिन गैंगस्टरों को टारगेट पर लिया है उनमें से ज्यादातर के नाम मूसेवाला मर्डर कांड के कई दिनों तक चर्चाओं में रहा। वो चाहे कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ हो या फिर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई। एनआईए ने इनके ऊपर शिकंजा कसा ताकि पता चले कि आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी संगठनों से गैंगस्टरों की साठगांठ कैसी है। गैंगस्टर रवि राजगढ़ के राजगढ़ वाले घर पर छापेमारी हुई। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ कनाडा में है, लेकिन मुक्तेसर साहिब वाले घर पर छापेमारी हुई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन फाजिल्का पंजाब में जो उसका घर है वहां छापेमारी हुई। गैंगस्टर काला जठेड़ी के झरोड़ा कला दिल्ली वाले घर पर छापेमारी हुई। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया भगवानपुर पंजाब का रहने वाला है, वहां भी छापेमारी की गई। कई राज्यों में दहशत फैलाने के लिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गैंग्स ने आपस में जबरदस्त गठजोड़ कर लिया था, जिसे रोकने के लिए पहले स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा के तहत
2 FIR दर्ज की और फिर ये मामला NIA को ट्रांसफर कर दिया गया। मूसेवाला के मर्डर के बाद जांच एजेंसियों को पता चला कि पाकिस्तानी आतंकी रिंदा भारत में लोकल गैंगस्टर का इस्तेमाल करना चाहता है। इसके पीछे की साजिश ये कि वो खालिस्तानी मूवमेंट को जिंदा कर सके। खबर तो ये भी है कि लोकल गैंगस्टर की मदद से आतंकी रिंदा भारत में विस्फोटक और हथियार भेजकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है। आतंकी रिंदा लगातार ISI की मदद ले रहा है। भारत में लोकल गैंगस्टर को एक्टिव करने की कोशिश में है। NIA गैंगस्टर के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच भी चल रही है। NIA के सामने चुनौती भी कई है और सवाल ये कि जब खूंखार गैंगस्टर जेल में बंद हैं, तो फिर ये कनेक्शन जुड़ कैसे रहा है? जेल में बंद गैंगस्टर बाहर संपर्क कैसे कर रहे हैं? जेल में बंद गैंगस्टर साजिश कैसे रच रहे हैं? विदेश में बैठे गैंगस्टर इन तक हथियार कैसे भेज रहे हैं? जेल में बंद गैंगस्टर अपने गुर्गे कैसे तैयार कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब अभी पुलिस और जांच एजेंसियों के पास नहीं है, लेकिन यह पता चल चुका है कि पाकिस्तान, कनाडा, मलेशिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से भी गैंगस्टर अपना गैंग चला रहे हैं। लगे हाथ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए फंड इकट्ठा करने का काम भी चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में गैंगवार को लेकर केंद्र ने पंजाब पुलिस को कई अलर्ट भेजे हैं। कई आतंकी मामलों की जांच में गैंगस्टरों और आतंकियों के बीच साठगांठ का खुलासा भी हुआ है। इसके बाद से ये भी पता लगाया जा रहा है कि जो गैंगस्टर सलाखों के पीछे हैं, वो अपने गुर्गों को कैसे एक्टिव कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सनसनीखेज तरीके से वारदात करना, वसूली के लिए धमकाना, ये सब काम तेजी से बढ़ने लगा था। नतीजा ये हुआ कि लोगों के मन में डर पहले से ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए अब NIA पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के गैंगस्टरों को निशाने पर लेकर इस कनेक्शन को खत्म करने की कोशिश में है। दिल्ली से अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चले आपको बंगाल ले चलते हैं, जहां पर फिर से TMC और BJP के बीच में राजनीतिक तनातनी जो है वो पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। 2 दिन बाद बंगाल में विधानसभा का सत्र शुरू होना है। उससे पहले कई जिलों में आज पुलिस और BJP के प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त तनाव रहा। खास करके कोलकाता में, जहां पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जो घमासान था वो हिंसक हुआ। कहीं लाठी चली, कहीं पानी की बौछार की गई, तो कहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी बरसाए। साथ ही साथ BJP पर आरोप लगा कि उन्होंने पत्थरबाजी की और गाड़ियों को आग लगा दी। हमारी रिपोर्ट आपको बताएगी कि आज पूरे दिन में माहौल कैसा रहा। प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता के सचिवालय तक जाने की जो कोशिश की, उसके बाद सड़कों पर अंजाम क्या हुआ। आगजनी, पानी की बौछार, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले। बंगाल में सत्ताधारी TMC और BJP की राजनीतिक लड़ाई का ये सेकंड चैप्टर है, जिसमें सियासत भी है, पुलिस का एक्शन भी और सियासी आरोपों की बौछार भी। इस बार BJP भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर ममता सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पता नहीं है, इसलिए जैसे नॉर्थ कोरिया में करता है तानाशाही, इस तरीके से बंगाल में भी तानाशाही कर रहा है। इस तरीके से जैसे अपोजिशन को रोका जाए। पुलिस का एटीट्यूड बहुत खराब है। जो पुलिस काल से आज तक ये सब काम किया, उसको भुगतना पड़ेगा। BJP आ रहा है, BJP को कोई रोक नहीं सकता। टीचर भर्ती घोटाले के साथ साथ और भी कई मुद्दों पर ममता सरकार के खिलाफ मार्च निकाला।
नाम रखा गया न बनना चलो मार्च, मतलब सचिवालय चलो। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के सचिवालय पहुंचने से पहले ही जगह जगह पर कार्यकर्ताओं को बंगाल पुलिस ने अपने तरीके से रोकने की कोशिश की। बीजेपी ने सचिवालय की 3 तरफ से घेराबंदी की प्लानिंग की थी। हावड़ा रेलवे स्टेशन से सुकांतो मजुमदार, सांतरागाछी से शुभेंदु अधिकारी और स्क्वाड से दिलीप घोष को सचिवालय तक जाना था, लेकिन पुलिस ने तीनों को रोक लिया। एक तरफ पुलिस रोकने की कोशिश में थी, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। ये तस्वीर कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके की है, जहां प्रदर्शन करने वालों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। बाकी कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले से लेकर वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, प्रदर्शन की आग तेज होती गई। गाड़ियों को तो फूंका ही गया, पीसीआर में भी तोड़फोड़ की गई। फिर कुछ देर पर पानी की बौछार भी की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि यह सब सिर्फ कोलकाता में ही हुआ। कोलकाता के साथ साथ मिदनापुर से लेकर हावड़ा तक हालात ऐसे ही दिखे। जगह भले ही अलग थे, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी। शुभेंदु अधिकारी को रोका गया है और जैसा अनुमान था, जितने सारे नेता हैं जो रैलीज लेके हावड़ा की तरफ मूव करने की सोच विचार रख रहे थे, उनको कलकत्ता में ही रोक लिया गया है। वो नहीं आ पाएंगे इस तरफ। लेकिन ये जो जगह है, इस जगह पे आना लगभग बहुत ही मुश्किल है बहुत सारे लीडर्स के लिए, रैली जो लेके आने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए बहुत सारी जगहों पे टेंशन भी है। शुभेंदु अधिकारी सांतरागाछी से रैली निकालने वाले थे, लेकिन सांतरागाछी से अभी लग रहा है कि रैलीज को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। लोगों को सांतरागाछी की स्टेशन से बाहर आके नेशनल हाईवे पे उतर के फिर रैली में पार्टिसिपेट करना अभी बहुत ज्यादा नामुमकिन है। तो जो आइडिया था पुलिस का कि पुलिस जो रैली का परमिशन डिनाई किए हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, इसीलिए चारों तरफ से जो रैलीज आने की संभावना थी और जो जगहों की मेंशन पुलिस के सामने बीजेपी ने किया था, उस सारी जगहों पे बहुत ज्यादा बंदोबस्त पुलिस ने किया है। दरअसल न बनना अभियान को लेकर बीजेपी की तैयारी पहले से थी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए बंगाल के अलग अलग जिलों से बीजेपी के कार्यकर्ता कोलकाता और हावड़ा पहुंचने लगे थे। खबर तो ये भी है कि बीजेपी ने कई ट्रेनें बुक की थी, लेकिन कोलकाता पहुंचते ही खेल बदल गया। पुलिस किसी भी रास्ते से प्रदर्शनकारियों को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने की कोशिश में लगी रही। चाहूंगा, बंगाल में कौन सी डेमोक्रेसी है? महिलाओं को पीटा जा रहा है, गरीबों को पीटा जा रहा है। और क्यों? ये हक होता है ना, हर डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट का हक होता है। और यहाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, और मैंने देखा एक महिला उनको टच कर रही थी और उन्होंने कहा कि भाई आप महिला है, मेरी बॉडी पे हाथ मत लगाइए। ये कहाँ चला गया है बंगाल? अब मुझे लगता है जनता सड़क पे उतर आई है। पुलिस भले ही एक्शन में थी, लेकिन प्रदर्शनकारी भी मान नहीं रहे थे। सचिवालय तक जाने से पुलिस ने रोका तो कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप त्रिवेणी नदी में नाव पर सवार होकर जाने के लिए निकल पड़े। 2 दिन के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी तरफ से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश में है। यह भी एक कारण है कि टीएमसी इस प्रदर्शन को बढ़ने नहीं देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बंगाल पर ही रुकते हैं थोड़ा। पिछले कुछ दिनों में ममता सरकार पर घोटाले के कई आरोप लगे, मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। सबसे ज्यादा सवाल जो खड़े हुए वो शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर खड़े हुए, और इसी को बीजेपी अब सियासी हथियार बना के इस्तेमाल करना चाहती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर बीजेपी बंगाल में जो कर नहीं पाई थी, बीजेपी जिस तरीके से एक बड़ी कैंपेन चलाई फिर भी ममता बनर्जी ने उनको धूल चटा दी थी, वो क्या अब दोहराने की कोशिश कर पाएगी?
भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन पर ममता दीदी का कहर है। बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडे हुए बेकाबू। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओगे तो पीटे जाओगे। दीदी ने कसम खाई है भ्रष्टाचारियों को बचाना है। सवाल उठता है कि जो दीदी मां, माटी और मानुष की कस्में खाती थीं, बंगाल की जिस भद्र जनता ने दीदी को सत्ता का ताज पहनाया, उसी जनता पर आखिर दीदी इतनी बेरहमी कैसे बरपा रही हैं? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या भ्रष्टाचार दीदी को ले डूबेगा? ममता सरकार में लगातार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती जा रही हैं। बंगाल में आए दिन काली कमाई का पर्दाफाश हो रहा है। जैसे जैसे ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार का खुलासा होता जा रहा है, दीदी की बौखलाहट उतनी ही तेजी से बढ़ती भी जा रही है। दीदी को राजनीतिक जमीन खिसकने का डर सता रहा है। तभी तो ममता बीजेपी को कुचलने में जुटी हैं। दीदी के पुलिसिया गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कहर बरपा रहे हैं। पहले चिटफंड घोटाला, फिर कोला घोटाला और अब शिक्षा घोटाला। ये तो एक छोटी सी लिस्ट है। दीदी राज में घोटालेबाजों की तो बहार है। पूरे बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडे कटमनी के लिए मार काट मचाते हैं। पैसों के बिना कोई काम नहीं होता है। ममता बनर्जी के राज में शिक्षा घोटाला हुआ। दीदी के मंत्री पार्थ चैटर्जी ने भर्ती के नाम पर अरबों की संपत्ति खड़ी कर दी। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में काली कमाई की अकूत संपत्ति का पर्दाफाश हुआ। फिर ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल में रत्ती भर भी भ्रष्टाचार नहीं है। उनकी सरकार बेदाग और बिल्कुल दूध की तरह साफ है। पिछले विधानसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी की करारी हार हुई थी, लेकिन फिलहाल बीजेपी को एक बड़ा हथियार मिल गया है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार को हथियार बनाया है। भ्रष्टाचार के सहारे दीदी पर अटैक जारी है। बीजेपी ने दमदार बिसात बिछा दी है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने खुलेआम मंत्रियों को लूट मचाने की छूट दी हुई है। ममता सरकार से बंगाल की जनता परेशान और हताश है। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ममता का आरोप है कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी को कठपुतली बनाकर जबरन परेशान कर रही है। दीदी कहती हैं कि वो किसी से नहीं डरती हैं। बंगाल विधानसभा का सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा, जो 19 सितंबर तक चलेगा। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ टीएमसी सरकार 19 सितंबर को विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। यात्रा में अभी तक सिर्फ बात रोज रोज जिस तरीके से होती है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी परेशान है और बीजेपी इसको लेकर अपना हमला रोज जारी रखती है। लोगों को कम से कम कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसका समर्थन काफी मिल रहा है। लेकिन यात्रा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर कई तरह के सवाल उठा दिए हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि कांग्रेस के पास इतना पैसा कहां से आया, कहां से संसाधन जुटाए गए, जिसका जवाब में कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर जितना खर्च होता है, बीजेपी को कभी उसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो इस देश की सबसे अमीर पार्टी है, जो बॉन्ड्स पर अभी भी अपनी जो रुख है उसे क्लियर करना नहीं चाहती। ये रिपोर्ट। सियासत में विरोधियों को घेरने के लिए किसी भी मुद्दे को विवादित रंग दिया जा सकता है। अभी कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस कर रही है, तो बीजेपी को चिंता इस बात की है कि यात्रा के लिए कांग्रेस को पैसे मिल कहां से रहे हैं। वैसे भी राजनीतिक रार में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, हमारी कमीज तुम्हारी कमीज से बहुत ज्यादा सफेद है। यह अलग बात है कि इसका सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं। सिर्फ 7 दिन हुए हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए और इसी 7 दिन में कांग्रेस को घेरने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जैसे कि खर्च के लिए पैसे कहां से आए, संसाधन कैसे जुटाए जा रहे हैं, यात्रा के पहले दिन से ही राहुल के महंगे विदेशी ब्रांड के टी शर्ट पहनने को लेकर हो या फिर एयर कंडीशनर कंटेनर्स को लेकर, बीजेपी इस सब को राजनीतिक रंग देना चाह रही है। यात्रा के नाम पर कांग्रेस कितना खर्च कर रही है, यात्रा के लिए कहां कहां से संसाधन जुटाए जा रहे हैं, सैकड़ों लोगों के खाने पीने का इंतजाम पर कितना खर्च हो रहा है और सैकड़ों लोगों के ठहरने के इंतजाम पर कितना खर्च हुआ है।
अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए यात्रा, पदयात्रा, रथ यात्रा, रैली कोई नई बात नहीं है। यही काम बीजेपी भी करती है, जो काम कांग्रेस अब कर रही है। बस फर्क इतना है कि कांग्रेस की इस यात्रा पर 100 करोड़ खर्च किए जाने की बात बीजेपी कह रही है। बीजेपी आरोप तो ये भी लगा रही कि यात्रा के दौरान ठहरने के लिए जो कंटेनर लाए गए हैं वो किसी चलता फिरता 5 स्टार होटल की तरह है। हालांकि कांग्रेस नेता खर्च के सवाल पर प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लेकर चुनाव में खर्च को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जिस पार्टी सीएमएस ने सार्वजनिक रूप से एक आर्टिकल छपी थी हाल में कि 29,000 करोड़ बीजेपी ने पिछले चुनाव में खर्च किए थे। 29,000 करोड़, 10,000 करोड़ जो है इनके बॉन्ड इनके पास है उद्योगपति का, वो पार्ट पढ़ा रहे हैं हम लोगों की खर्चा हो रही है। आप देखिए बेशर्मी की हद है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में 10,000 करोड़ जो है बीजेपी को गई, ठीक है। वो पार्टी हमको बता रहे हैं कि आप खर्च कर रहे हो इतना। पहले 10,000 करोड़ का तो हिसाब दो, किस किसने दिया, कहां से दिया, किसको ठेके दिला रहे हो, ये तो हिसाब दे दो। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर 100 करोड़ खर्च कर रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर प्रमोशन से लेकर सैकड़ों लोगों के साथ चलने का खर्च अलग है। सोशल मीडिया पर प्रमोशन के लिए एक दिन में 21 लाख का खर्च हो रहा है। यात्रा के दौरान विश्राम के लिए 50 एसी कंटेनर मंगाए गए हैं। 50 कंटेनर को ले जाने के लिए 50 ट्रक किराए पर लिए गए हैं। हर 25 किलोमीटर पर 2.5 एकड़ जमीन में कंटेनरों को रखा जा रहा है। मार्केटिंग की जिम्मेदारी कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के कंधे पर है। यात्रा के लाइव स्ट्रीमिंग की जिम्मेदारी निजी कंपनी को दी गई है। देखिए, पहले तो बीजेपी को 21 लाख इसलिए लगता है क्योंकि वो लोग दो रुपए का टोल लगाते हैं। हमारा तो सब जो है वॉलंटियर्स है। सोशल मीडिया हमारा मॉडल वॉलंटियर्स पर है। बीजेपी क्योंकि 2 रुपए वाला ट्रोल्स के ऊपर जो हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर के सब लोग जो ट्रोलर्स हैं उनको पैसे देती होगी, इसलिए उनको लगता है कि 21 लाख है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठते हैं, 500 करोड़ के मकान बना रहे हैं, 500 करोड़, 11 करोड़ के गाड़ी में बैठते हैं। कांग्रेस की यात्रा में हो रहे खर्च पर बीजेपी भले ही सवाल उठा रही हो, लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि खर्च तो रथ यात्रा के दौरान भी हुआ था। हालांकि बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा भी हुआ। अब सवाल ये कि कांग्रेस जिस यात्रा के दम पर अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है, वो इस विवाद के बाद सफल हो पाएगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को कर रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर वो मुद्दे जिस पर सरकार लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस यात्रा पर 100 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रही है। क्या कांग्रेस पार्टी ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, या फिर जो मुद्दे हैं उससे कांग्रेस पार्टी खुद को जोड़ पाएगी? क्योंकि सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठ रहे हैं। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। ऐसा नहीं है कि इस यात्रा को लेकर राजनीतिक सवाल नहीं उठाए जा सकते। पूछा जा रहा है कि यात्रा का रूट, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े जो क्षेत्र है वहां पर क्यों नहीं जा रहा। लेकिन इन सब के बीच में हर राजनीतिक पार्टी को अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूर पड़ता है। अब जरा मैं आपको एक ग्राफिक दिखा देता हूं, जरा देख लीजिए, आपको समझ में आएगा किस पार्टी के पास कितना पैसा है इस वक्त। ये जो आंकड़े हैं ये थोड़ा सा समझिएगा। बीजेपी के पास जो ये डिक्लेयर्ड आंकड़े हैं जो पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को दिए, 4,847.78 करोड़ रुपए की बीजेपी ने डिक्लेरेशन की है। बीएसपी उसके बाद 698.33 करोड़ रुपए, कांग्रेस तीसरे नंबर पे 588.16 करोड़ रुपए, समाजवादी पार्टी 563.47 करोड़ रुपए, टीआरएस उसके बाद 301.47 करोड़ रुपए और एआईएडीएमके 267.61 करोड़ रुपए का माना जा रहा है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना पैसा संपत्ति है। अब आपने देख लिया कि बीजेपी में और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में फर्क है कितना है। अब चाहे ये यात्रा राहुल गांधी को स्टैब्लिश करने के लिए की जा रही हो या कांग्रेस की खोई हुई सियासी जमीन को, इतना जरूर है कि 5 दिनों में बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे कुछ टीस जरूर हुई है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे हमारी स्पेशल रिपोर्ट की। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग की वजह से पूरी दुनिया में एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है।
चलिए वक्त हो चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज बात करेंगे अजरबैजान और आर्मेनिया एक बार फिर से आमने सामने आ चुके हैं। बीते रात कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें दावा किया गया कि अजरबैजान ने आर्मेनिया पर मोर्टार और ड्रोन से हमला कर दिया है। आर्मेनिया का दावा है कि इस हमले में करीब 39 लोगों की जान चली गई है। अब डर यह है कि फिर से ये दोनों देश भिड़ न जाए, युद्ध न शुरू हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में कहीं ना कहीं एक साथ तीन वॉर जोन शुरू हो जाएंगे। पूरी रिपोर्ट हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। फिर चली मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन, खुल गया नया वॉर जोन। लड़ाई @ आर्मेनिया अजरबैजान, फिर होगा जमकर घमासान। आधी रात हुआ जंग का ऐलान, बज गया युद्ध का ऐलान। सबसे पहले इन चंद तस्वीरों को देखिए। रात के अंधेरे में आर्टिलरी फायरिंग जारी है। 17 सेकंड के इस वीडियो में लगातार गोले दागे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात अजरबैजान ने आर्मेनिया पर फायरिंग कर दी। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। कुछ दूर नॉन स्टॉप धमाके दिखाई दे रहे हैं। धमाकों के बाद ब्लास्ट और धुआं उठता साफ दिखाई दे रहा है। अब ये तीसरा वीडियो देखिए। यहां ब्लास्ट के बाद आग का गोला दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि अजरबैजान की तरफ से हुई गोलीबारी के बाद आर्मेनिया के बॉर्डर इलाकों में तबाही हुई। बीती रात जो शेलिंग हुई उससे तबाही की चंद तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये आर्मेनिया के बॉर्डर इलाकों की तस्वीरें हैं जो गोलाबारी में तबाह हुई। ये चंद तस्वीरें महज एक रात के हमले की नहीं, बल्कि ये अलार्म है एक बहुत बड़ी जंग का। क्योंकि अगर ये चिंगारी नहीं बुझाई गई तो 2020 वाला विध्वंस हो सकता है। आर्मेनिया और अजरबैजान में अगर फिर से जंग हुई तो एक बार फिर हजारों लाशें बिछ जाएंगी और इसी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 3 का नया फ्रंट खुल जाएगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर वही टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि अभी ताजा झड़प में आर्मेनिया के 49 लोगों के मारे जाने की खबर है। अजरबैजान पर सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने का आरोप है। इस लड़ाई में तोप, मोटार, राइफल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हथियारों के अलावा ड्रोन के इस्तेमाल की भी बात कही जा रही है। ताजा झड़प में जिस तरह से अजरबैजान और आर्मेनिया अड़ा हुआ है, उससे एक बार फिर भयंकर जंग छिड़ने के आसार पैदा हो गए। आर्मेनिया का कहना है कि अजरबैजान ने हमला किया, वहीं अजरबैजान कह रहा है कि आर्मेनिया की ओर से फायरिंग की गई। अजरबैजान ने कहा कि सैन्य और सिविल ठिकानों पर बमबारी की, वहीं अजरबैजान भी यही आरोप लगा रहा है। आर्मेनिया का कहना है कि रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं अजरबैजान ने कहा है कि आर्मेनिया ने उनके ऊपर मोर्टार दागे। आर्मेनिया का आरोप है कि वॉर्डनिस, सोटक और आर्टेनिस शहरों को निशाना बनाया गया। वहीं अजरबैजान का दावा है कि ताशकिसन, कलबाजर और बॉर्डर इलाकों पर हमले हुए। बीती रात जो गोलीबारी हुई उसके बाद आर्मेनिया के कई इलाके प्रभावित हैं। बताया जा रहा है कि जर्मक इलाके में अजरबैजान के हमले के बाद ब्लैकआउट का आलम है। आर्टनिश, सोटक, मार्टिनी, इश्का नसार, सेवले, गोरिस और कपान ये आर्मेनिया के वो शहर हैं जिन पर अजरबैजान ने मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। जिस तरह से गोलीबारी जारी है, जिस तरह से दोनों देश पीछे हटने को मान नहीं रहे, उससे तो एक और वार फ्रंट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कितना खतरनाक हो सकता है अब वो समझिए। एक तरफ अजरबैजान के साथ तुर्की, चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया है, तो वहीं आर्मेनिया के साथ रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और ईरान है। आर्मेनिया के पीएम ने पुतिन से फोन पर बात कर इस युद्ध में दखल देने की अपील भी की, लेकिन अमेरिका समेत रूस भी फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध की ये चिंगारी अगर शांत नहीं की गई तो एक बार फिर उसी तबाही के मंजर का गवाह बनना पड़ेगा जो 2020 में देखा गया था। एक बार फिर खून की नदियां बह सकती हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग की वजह है 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह इलाका जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। इस इलाके को लेकर दोनों देश दशकों से आपस में भिड़े हैं।
कई बार आमने सामने की जंग हो चुकी है। लेकिन इनमें से सबसे विध्वंसक जंग थी साल 2020 की। अजरबैजान ने आसमान से लेकर जमीन तक आर्मेनिया पर इतने अटैक किए कि नागोर्नो काराबाख में बसे शहर के शहर तबाह हो गए थे। यह जंग 1 महीने से ज्यादा चली थी। अजरबैजान साल 2020 में आर्मेनिया पर ऐसे ही भारी नहीं पड़ा था। उसे तुर्की और इजराइल जैसे शक्तिशाली देश सपोर्ट कर रहे थे। कैसे, वो भी जान लीजिए। अजरबैजान की ताकत बने ये ड्रोन। ये मानव रहित ड्रोन आर्मेनिया के शहर पर अंधाधुंध बम बरसा रहे थे। तुर्की ने अपना विध्वंसक बायर खताश TB2 ड्रोन अजरबैजान को इस युद्ध में दिया था, तो वहीं तुर्की ने इजराइल से मिले हेरॉन TP2, हर्मेस 4507, स्काई स्ट्राइकर्स आरोप्स ड्रोन को भी अजरबैजान को दिए थे, जिसके जरिए अजरबैजान आर्मेनिया सेना पर दिन रात भारी पड़ रहा था। आर्मेनिया के पास शक्तिशाली सेना, अच्छे टैंक और आधुनिक हथियार थे, लेकिन अजरबैजान के पास तुर्की और इजराइल से मिले ड्रोन के आगे आर्मेनिया सेना नस्तनाबूद हो गई। साल 2020 में अजरबैजान ने इन्हीं ड्रोन से अपने हवाई हमलों के जरिए आर्मेनियाई तोपों, टैंकों और सैन्य वाहनों की धज्जियां उड़ा दी। अजरबैजान के दावे के मुताबिक तब युद्ध में आर्मेनिया के 175 टैंक ध्वस्त कर दिए गए। आर्मेनिया को रूस की मदद तो मिल रही थी, लेकिन जिस तरह से तुर्की आक्रामक तौर पर अजरबैजान की मदद कर रहा था, उससे अजरबैजान की सेना के हौसले काफी बुलंद थे। इतना ही नहीं, तुर्की ने अपने कई F-16 युद्धक विमान अजरबैजान में तैनात कर रखे थे। करीब 6 हफ्तों तक चली इस जंग में हजारों सैनिकों के अलावा दोनों देशों के 6500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। दोनों देशों के हथियार, टैंक, फाइटर जेट सहित इमारतें तक तबाह हो गई थी। दशकों से नागोर्नो काराबाख के पहाड़ी इलाके को लेकर दोनों देशों की अदावत जारी है। नागोर्नो काराबाख को अजरबैजान अपना कहता है। हालांकि 1994 में खत्म हुई लड़ाई के बाद से इस इलाके पर आर्मेनिया का कब्जा है। ये पूरा विवाद 1980 के दशक में सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत के साथ ही शुरू हो गया था। नागोर्नो काराबाख की संसद ने खुद को आधिकारिक तौर पर आर्मेनिया का हिस्सा बनाने के फैसले पर मोहर लगाई थी और उसके बाद से यहाँ जातीय संघर्ष शुरू हो गए और दोनों ही देशों के बीच इस पूरे इलाके में कब्जे को लेकर युद्ध भी शुरू हो गए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बाद यहाँ युद्ध विराम की घोषणा तो हुई, लेकिन सही मायनों में शांति समझौते पर ये दोनों देश कभी सहमत नहीं हो पाए। साल 1993 नागोर्नो काराबाख को लेकर पहली बार दोनों देशों में युद्ध हुआ, लेकिन 1994 में रूस की मध्यस्थता में युद्ध विराम की घोषणा से पहले ही नागोर्नो काराबाख पर आर्मेनिया सेना का कब्जा हो चुका था। इस डील के बाद नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा तो रहा, लेकिन इस इलाके पर अलगाववादियों की हुकूमत रही, जिन्होंने इसे गणतंत्र घोषित कर दिया। यहां आर्मेनिया के समर्थन वाली सरकार चलने लगी, जिसमें आर्मेनियाई जातीय समूह से जुड़े लोग थे। आबादी के हिसाब से भी नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया के लोग ज्यादा थे। साल 2020 में जब अजरबैजान आर्मेनिया के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर युद्ध हुआ था, तब इस बार अजरबैजान आर्मेनिया पर भारी पड़ा और युद्ध के खत्म होने तक अजरबैजान का नागोर्नो काराबाख के 40% क्षेत्र पर कब्जा हो चुका था। और एक बार फिर उसी क्षेत्र के लिए दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। पूरी दुनिया की नजरें अब आर्मेनिया और अजरबैजान पर टिकी हैं, क्योंकि यहां हुई कोई भी हलचल वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तीसरा फ्रंट खोल देगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब वो समझिए। दुनिया में इस वक्त पहले से ही 2 इलाकों में टेंशन है। यूक्रेन और रूस के बीच बीते 2 महीने से भीषण युद्ध जारी है। चीन और ताइवान के बीच टेंशन हाई है। हालात ऐसे हैं कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। और अब एक बार फिर आर्मेनिया और अजरबैजान आमने सामने हैं। अगर आर्मेनिया और अजरबैजान इस वक्त आपस में भिड़ जाते हैं, तो विश्व में एक साथ 3 अलग अलग इलाके वॉर जोन में तब्दील हो जाएंगे, जिसके बाद इन 3 अलग अलग युद्ध से वर्ल्ड वॉर 3 के भड़कने का खतरा कई % तक बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।